तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना मास्टर 7 से मिलने जाता है और उन्हें जब वो बताता है कि जो घोस्ट टेम्पलर की छवि यानी इमेज जो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बना था, वो चेंज हो चुका है। तो मास्टर 7 पूछते हैं किस प्रकार का चेंज आया है और ये जब बताता है कि वो अब जो इमेज है, वो इसके जैसा माउंटेन का जो शकल है वो दिखने लगा, तो वो अचंभित हो जाते हैं। उनके हाथ में जो प्यादा था ना, वो थोड़े समय के लिए ऐसा रुक से जाते हैं अब आके। और बेसिकली क्या होता है ना कि मास्टर के हाथों से वो प्यादा छूट जाता है, ज़ू जैसे कि उठा लेता है। मास्टर 7 इस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़े समय के लिए मानो सोचते हैं। पूरी तरह से अचंभित थे, लेकिन चेहरे पर उतना दिखाना नहीं चाहते थे। अचंभित इस बात से थे कि इनके इस डिसाइपल की जो समझ है, जो गेन करने का एनलाइटनमेंट बहुत अलग लेवल पे है। चलो इनको पता चलता है कि ज़ू ने 300 बैटल स्पिरिट सिंबल वहाँ पे गेन किए थे, जिधर फ्लाइट सिटी में जो पिलर है वहाँ पर। बट वो फिर भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी। वो चाहते थे कि ज़ू वो घोस्ट टेम्पलर की छवि बनाए, ताकि वो जो गुरुकुलम डाउसिंग आर्ट है ऊपर में और अच्छे से यूज़ कर पाएगा, लेकिन चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। फिलहाल थोड़े समय बाद मास्टर 7 गले को साफ करते हैं। तो मानना पड़ेगा तुम्हारा हार्ट और माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ चुका है। जैसे कि जो पहला लेवल होता है, सामने जो तुमने कोई भी छवि देखी उसको तुमने अपने अंदर उतार लिया। दूसरा लेवल होता है कि उसे तुम कंट्रोल करने लगे, जो कि तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें और मेहनत करना है। ऐसा चीज़ें पहले भी बहुत लोगों ने किया था, लेकिन फिर भाई वो उस चीज़ में पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि घोस्ट टेम्पलर खुद में कंप्लीट नहीं है ना, उनका डाउ फुली रियलाइज़ नहीं हुआ था। ज़ू इस दौरान पूछता है, लेकिन मास्टर मेरे माउंटेन के पास ना एक स्टाफ भी आ चुका है, यानी कि वेपन टाइप में, और वो नीदरलाइट पिलर के जैसा दिखता है। मास्टर 7 तो और हैरान हो जाते हैं। ज़ू थोड़ा नर्वस हो जाता है कि क्या हो गया। मास्टर 7 थोड़ी गहरी आवाज में कहते हैं, फोर्थ सिबलिंग तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, तुम्हें पूरी चीज़ पहले बतानी चाहिए ना। अब मास्टर 7 पूछते कुछ और चेंजेस हुए हैं, तो बोलता नहीं इतना ही है, मतलब वो वेपन भी आ चुका है साथ में, मेरा जो घोस्ट टेम्पलर का छवि बना है, और मैं फील कर सकता हूँ ना कि मैं घोस्ट टेम्पलर माउंटेन के थ्रू कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस लेवल पे भी पहुंचा नहीं हूँ। कुछ समय की शायद बात है। मास्टर 7 तब अचंभित नहीं थे, एकदम दंग थे भाई। कहीं ये बच्चा सच में घोस्ट टेम्पलर का तो रिइंकार्नेशन नहीं है। लेकिन फिर ये सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर से बहुत दूर ये पैदा हुआ है, और मैंने खुद ही फील किया था। फिलहाल मास्टर 7 चीजें कुछ और समझाते हैं कि देखो, घोस्ट टेम्पलर को एक ही बार में जल्दी से कंप्लीट करने को मत देखो। पहले तुम्हें इस ऑरा को फील करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें ये समझाते हैं, और उसके बाद करप्शन के थ्रू तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे, जब तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी और करप्शन का पावर दोनों तगड़ा होगा। ज़ो को ये समझ पहले ही आ चुका था, लेकिन मास्टर ने जब बोल दिया तो इसे समझ में आ जाता है कि ये सही रास्ते पे जा रहा है। फिलहाल ये फिर से खुल खेलने लगते हैं। अब ज़ो उसके बाद ना फिर कॉटलिन इसके बारे में सवाल पूछता है, थोड़े प्लांट्स वगैरह के बारे में, जिसको कि बताते हैं वो, और कॉड एक्सपेरिमेंट बॉडी के बारे में भी इससे बताते हैं। मास्टर 7 भी इस समय काफ़ी अच्छे मूड में थे, तो दोनों बात करते हैं, और उनको भी जानना था ना ज़ो ने क्या जवाब दिया था। जब ये बताता है तो और खुश हो जाते हैं। ज़ो किंग बस एक चीज़ पूछता है, मास्टर बड़े भाई ने क्या जवाब दिया होगा कि उन्हें 1 मीटर वाला लाइट मिला था। मास्टर 7 कहते हैं उसमें गेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ऐसा चाटुकार काम किया होगा ना, वो बहुत तारीफ-वारीफ कर दिया होगा, मुझे मालूम है। और ज़ू को भी मालूम था कि क्या कर सकता है इसका बड़ा भाई, तो वो भी समझ रहा था कि मास्टर 7 सही कह रहे हैं। अब वो डिस्कशन करते हैं कि सी सीलिंग काउंटी ने जाना है, जहाँ पर ना जो 8 से कोलिशन है, उसका एक सब्सिडियरी भी सेक्ट है, मतलब छोटा ब्रांच बोल सकते हो। देखो, 8 से कोलिशन एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सी सीलिंग जो काउंटी है, जो कि यहाँ से दूर है, तो वहाँ पर उस लेवल का नहीं। अब तुम वहाँ जा ही रहे हो, तो मैं और पैट्रियार्च एक प्लान के साथ आए, वहाँ पर तुम रहोगे। कौन जाएगा वो डिसाइड नहीं हुआ है। फिफ्थ पीक लॉर्ड जो है ना, फिफ्थ पीक के वो जा रहे हैं, और वो बताते तुम्हें मालूम है सी सीलिंग काउंटी में एक हायर लेवल का टैबू ट्रेजर है। अब उसको को समझ में आता है कि अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है क्या। तो मास्टर 7 बताते हैं कि टैबू ट्रेजर्स में भी लेवल होते हैं। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में जो भी ट्रेजर्स है ना, टैबू ट्रेजर्स, वो लो लेवल के हैं। तो सावधान रहो, हर चीज़ों को समझो। छोटी छोटी चीज़ें भाई बड़ा प्रॉब्लम बना सकती, और अपने पावर को छिपा के रखो। डिसेप्शन क्योंकि हमारी पहचान है। ज़ू हाँ में से रहता है, क्योंकि 7th पीक का मेन ताकत यही था कि आप अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाते हो सामने वाले को, और उससे एकदम अचानक से अटैक कर देते हो। उसे समझ में नहीं आता, अरे ये तो इतना पावरफुल है। पहले लगता फिर अरे ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। और फिर मास्टर 7 ये बोलते तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई कैसा है, तो उस पर भी थोड़ा नजर रखना। ज़ू भी हाँ में से रहता, और वो बोलते हैं देखो, अभी तुम्हें टैबू ट्रेजर जो है हमारा वाला, उसके साथ अपने को थोड़ा स्टेबलाइज करो, तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा टैबू ट्रेजर काम कैसे करता है। तो तुम्हें टैबू ट्रेजर के बारे में भी पता रहेगा जब तुम सी सीलिंग काउंटी जाओगे। तो ज़ू मान जाता है, हाँ लेकिन अभी जैसे मैं तुम्हें टैबू ट्रेजर यूज़ करने का मौका दे रहा हूँ, मतलब देखो एक ड्यूटी लगती है, तो अभी वो ज़ू का लगा रहे थे, तो तुम वो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड की तरफ मत देखना। ज़ू समझ जाता है, और साथ में ना फॉरवर्ड प्रतिबंधित क्षेत्र के भी ज़्यादा गहरे हिस्से मत देखना, और कहीं भी ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक मत देखना। इस दौरान मास्टर 7 काफ़ी खुश होते हैं अपने इस डिसाइपल से। यहाँ से इस समय काफ़ी दूर में
एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर से जो प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र था ना, वहाँ पर हमें ग्रीन स्किन कलर का घोस्ट दिखाया जाता है, जो कि बादलों में मानो लहरा रहा था। 3000 मीटर लंबा था, आंखें उसकी लाल थी, नींद से बंधा हुआ था। जिधर से भी वो गुजरता था ना, तो पानी में भी एक लहर से उठ जाती थी। उसके ऊपर में 2 लोग खड़े थे, एक ओल्ड मैन जिन्होंने ग्रे रोब पहना था, थोड़ी उनकी कुबड़ा निकली हुई थी, और बगल में एक यंग वुमन थी जिसने सफेद गाउन पहना था, जो कि 16-17 साल की होगी। उसकी आंखों में ना एक इनोसेंस था। ओल्ड मैन जो थे ना, इस लड़की को बहुत अच्छे से समझा रहे थे। लड़की बोल रही थी, पापा मुझे एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर अभी भी जाना है। ये जो ओल्ड मैन था वही कोई और नहीं, वही था सराय का मालिक, जैसे कि जू एक बार मारना भी चाहता था। और वो लड़की कोई और नहीं, लिंगेर थी, जो कि सांप थी बेसिकली। अब वो बोल रहे, देखो पहले हम काउंटी कैपिटल जाएंगे, तुम्हें वहां पर लेगेसी एक्सेप्ट करने के बाद हम जाएंगे एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर। और ये मन में सोच रहे थे, चलो इसी बहाने वो जू से तो इसका मिलना नहीं होगा, क्योंकि वो एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर में। लड़की डाउटफुली देखती, कहीं आप मुझे ऐसा टपली तो नहीं दे रहे हो? हालांकि मतलब बोलते नहीं नहीं, तुम समझो पहले। और ओल्ड मैन काफी चिंतित थे कि इस लड़की को देखो बहुत सारे लोग ट्रैक करना चाहते हैं, अब क्या रीजन है पता नहीं, लेकिन वो इस लड़की को सेफ रखना चाहते हैं। और ये सोचते हैं कि तुम्हें खुद फ्यूचर में समझ में आ जाएगा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उस कुत्ते जोकिंग को वो तुमसे कभी मिले ही ना, वो काउंटी कैपिटल थोड़ी आएगा। अब मैं उसको प्रोवोक तो नहीं कर सकता, तो मैं उससे छिप के एटलीस्ट रह सकता हूँ। तो जू जब वहाँ मास्टर 7 के यहाँ से निकलता तब तक शाम हो चुका था। मतलब कई राउंड मास्टर के साथ खेलता, उसके बाद निकला था। जाते जाते पेस्ट्रीज भी खाता, जो कि बहुत सही थे। और मास्टर 7 जब जाते हैं देखते हुए जूकिंग को, तो जूकिंग ने भाई 9 ट्रे खा गए थे। पेस्ट्रीज कैसा सेवक बताते। मास्टर 7 भी कहते हैं, जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, बच्चों के साथ समय बिताने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मास्टर 7 कहते हैं, और तैयार रखा करो, मतलब ये आते रहते हैं ना, सही है। तो उसके बाद वो देखते हैं साउथ फिनिक्स की तरफ, और कहते हैं सेकंड सिबलिंग, और वहाँ गया साउथ फिनिक्स निकल चुके हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, वो जा रही है, मैं क्या ही करता, बट चलो अच्छा ही है, उसके साथ वहाँ कभी बुरा नहीं होगा। और इसी बहाने अगर उस एरिया में कभी उसके बड़े भाई छोटे भाई गए, तो उनके लिए भी सेफ्टी रहेगी। और वही था कि इनको मालूम था, क्योंकि इनका जो बड़ा सिबलिंग है, मतलब जो अपने कैप्टन है, और जो वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और थर्ड सिबलिंग उनके प्यार के पंचनामे चलते ही रहते हैं। फिर सेवक कहते हैं, हाँ थर्ड आइनेस बहुत समय से दिखे नहीं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इमॉर्टल सोसाइटी वाले, फिर कोई और सेक्ट का नाम बताते हैं। मास्टर 7 थोड़े इरिटेट होते हैं कि सुधरेगा नहीं, सब लोग उसको शादी करवाना चाहते हैं। सबसे सही जो है ना, वो फोर्थ सिबलिंग है, उसकी वजह से मैं संतुष्ट रहता हूँ। अगर कोई उसके पीछे पड़ा तो ये मार के ही छोड़ता है, वो बीच वाला काम करता ही नहीं। अब देखते हैं, अब ये सी सीलिंग काउंटी जा रहा है, क्या करते हैं वहाँ पर। सेवक भी हाँ में सर हिलाता है। इधर जू पहाड़ से नीचे उतर रहा था, और डकार मारते हुए जा रहा था कि यार मास्टर की पेस्ट्री तो सही में बहुत सही है। इस दौरान जू अपने जगह पर यानी कि बर्थ में लौट चुका था, और धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है, और धर्माशिप पर भी कुछ काम कर पाता है, क्योंकि देखो अब ट्रैवलिंग तो काफी लंबा था, और डिंगजो भी मिलने आती रहती थी। और यान क्योंकि गुरु इधर उसको सेक्लूजन में डाल दी थी पनिशमेंट के थ्रू, क्योंकि वो बिना बताई गई थी जो मास्ट मतलब जूकिंग वगैरह के साथ। तो जब तक तुम ब्रेक थ्रू नहीं करोगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। वो मोकिंग कभी बाहर नहीं आती है, क्योंकि उसे साउथ फिनिक्स में कुछ असाइनमेंट की वजह से डाल दिया गया था। तो धर्माशिप का काम पूरा हो चुका था जू का। इस दौरान 6 दिन और गुजर चुके थे। 8वें दिन ये जाता है सी ज़ॉम्बी टेरिटरी, क्योंकि वहीं पर है ना इन लोगों का जो टैबू ट्रेजर है। और जू को ये भी पता चला था कि कोलिशन के कुछ डिसाइपल्स गायब भी हुए थे मिशन में जब वो गए थे, खास करके जो फॉरबिडन सी का जो एरिया है ना, फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी, उसके आसपास। बेसिकली वो फॉरबिडन ग्राउंड में गायब हुए थे, तो वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा था। लेकिन जू को उससे क्या करना था, वो अपने प्लान के हिसाब से सी ज़ॉम्बी लैंड के लिए निकल जाता और पहुंचता है 7 ब्लड आइज पोर्टल के पास, जहाँ पर हजारों डिसाइपल इसका वेट कर रहे थे। फेलमेट, डाओचैट, तो भी बदले में इन्हें सैल्यूट मारता है, थर्ड को रिस्पेक्ट दिखाता है। उसके बाद टैबू ट्रेजर के पास चला जाता है, मतलब जो टेलीपोर्टेशन से सीधा प्रकट होता है वो जो ज़ॉम्बी लैंड था वहां पर, क्योंकि वहां पर हमेशा मास्टर थर्ड रहते थे। अब जू क्या करता है ना, आंखें बंद करता है, डिवाइन विल अपना टैबू ट्रेजर के अंदर भेजता है। उधर से एक जवाब आता है। पहले वो मतलब टैबू ट्रेजर इसकी पहचान को देखता है कि हाँ ये सही बंदा है, मतलब 7 सेक्ट का ही है, इससे परमिशन है। और फिर वो बोलता है, स्पिरिट ऑटोमेशन ब्लड आइज आपकी कमांड पर है। अब मिरर का जो डिवाइन वेल था इसे कवर कर रहा था। जू के सेंसेस मानो चले गए थे, मानो वो एक सोल बॉडी था। तो जू पूछता मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो वो बोलता आप सोल फ्यूज कर सकते हैं, आप मेरे साथ कंबाइन हो सकते हैं, और आपको कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ, और मेरे रेंज में जितनी चीजें आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। तो तीसरा चीज, एक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। हाँ, आप कुछ देखना चाहते हैं और वो 1 घंटे तक रह सकता है, और आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज तक, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लगेगा। तो जू को समझ में आता है कि मास्टर ने क्यों मना किया था कुछ कुछ एरिया में देखने के लिए। पहले वो सोल फ्यूजन वाला ऑप्शन देखता है। तो जू अपनी आंखों से बहुत दूर तक देख सकता था जब वो फ्यूज हो जाता है, जैसे कि एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर के नॉर्थ में फिनिक्स तक, वो समुद्र का लहर कहाँ तक जाता है, फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी के वेस्ट तक, मतलब एक रेंज था, उतने में ये देख पा रहा था। जैसे कि अब ये साउथ फिनिक्स की तरफ देखना चाहता है, तो वो मिरर जो था ना, वो सीधा वो फिनिक्स की तरफ घूम जाता है। वहां पर इसे वो बंजारों का बेस कैंप दिखाई देता है, जो कि काफी गंदा था। वो अपना घर भी दिखाई देता है। फिर ये प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ देखता है, वहां पर इसे सर्जन थंडर का वो जो
शमशान था या जो भी बोल लो वो दिखाई देता है, पर उतने वो घास-फूस नहीं जमे थे। अब ज़ू वहाँ से वापस लौटता है। अब ये सोचता है लेकिन मास्टर ने बोला था कि फॉरबिडन मैदान में मत देखना, प्रतिबंधित मैदान में, प्रतिबंधित क्षेत्र में तो मैं देख सकता हूँ। ये क्या करता है ना देखो प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ ये जाता था पहले, वहाँ पर वो मंदिर था ना, उस तरफ देखता है, उसकी गहराइयों में। जब देखता है तो अचंभित हो जाता है। वहाँ पर एक वुमन दिखाई देती है, एक सेथर के सामने रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। लेकिन ज़ू ने इस लेडी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके जूते ये पहचान लेता है। ये वही लेडी थी ना, जो सर्जेंट थंडर के बिलोवेड पार्टनर टाइम इन्होंने देखा था। फिर ज़ू वहाँ से हट जाता है। अब ये वॉयलेट लैंड्स की तरफ देख जहाँ पर मास्टर बाई का ग्रैंड मास्टर बाई का जो कब्रगाह था, वहाँ पर ऐसे 2 लोग भी दिखाई देते हैं, वो लड़का और लड़की यानी चेनफे युवान और टिंग्यू। फिर जो देखता है वो चले भी जाते हैं मतलब फूल-वूल चढ़ा करके। सो उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में देखता है प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र की तरफ। मास्टर 7 ने वैसे भी मना किया था वहाँ ज़्यादा समय तक मत देखना। उसकी नज़र बस वांग यान और सेकंड एल्डर सिस्टर पे पड़ती, जो कि जा रहे थे आपको तो पता ही है समुद्री रास्ते से। हम शिप पर बैठे हुए थे। वांग यान काफ़ी एक्साइटेड था और अभी लेग मसाज दे रहा था एल्डर सिस्टर को। तो स्माइल करता और दूसरी तरफ देखने ही जा रहा था, तभी वांग यान उस तरफ देखता है आसमान की तरफ। वो अचंभित हो जाता है, एकदम अचंभित था कि क्या ये बंदा मुझे सेंस कर सकता है? क्योंकि ये बड़ी बात थी। देखो ज़ू ने इवन प्रतिबंधित क्षेत्र के एकदम गहरे हिस्से में देखा था उस लेडी को, किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था, बट क्या सच में वांग यान ने इसको नोटिस किया था? वांग यांग 2-3 बार ब्लिंक करता है, उसके बाद गला साफ करता है, आस-पास देखने लगता है और सेकंड से एल्डर सिस्टर को मसाज फिर से देने लगता है। ज़ू को लगता है यार कुछ तो संदिग्ध है, मतलब इतना तो समझ जाता है वांग यान के का अपना कोई बड़ा सीक्रेट होगा और उसे क्या करना है। तो ज़ू उसके पास फॉरबिडन बाई ज़ॉम्बी की तरफ देख रहा था और फॉरबिडन बाई तो ज़ॉम्बी जो लैंड था ना उसमें ज़्यादा गहराई तक नहीं देखता, बस बॉर्डर्स एरिया को देखता। इसे ये समझ में आ जाता है कि मास्टर 7 ने क्यों बोला था कि इस एरिया में ज़्यादा मत देखना। अगर पावरफुल लोग होंगे तो इसे नोटिस कर सकते हैं कि इसलिए मास्टर 7 ने मना किया था। क्योंकि कुछ-कुछ एरियाज़ है ना इवन समुद्री क्षेत्र में भी इसने पावरफुल ऑरा फ़ील की थी, बट ये तुरंत हटा लिया था और ब्रोकन फेस ऑफ गॉड की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखता। अब ज़ू ये सोचता है अगर कोई टैबू ट्रेजर का यूज़ करके मेरे को देखे तो क्या देखेगा? इसे टेस्ट करना था। तो मिरर के थ्रू इन्हें ये खुद को देखते। अपने को ही देखना कितनी बड़ी बात होती है ना, थोड़ा अलग चीज़ होता है। वो अपने नस नाड़ियों, धर्म, अपर्चर हर चीज़ को देख सकता था। इवन अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को, 3 हेवनली पैलेसेस को भी देख लेता है और 2 जो हिडन थे लाइफ मिस्ट वाले और उसे भी, इवन घोस्ट माउंटेन वगैरह को भी देख लेता है जो उसके अंदर थे। वॉयलेट मून नहीं दिखाई देता है, हल्का-सा एक ऑरा दिखता है वहाँ पर मून जैसा। इवन जो इसका तीसरा हेवनली पैलेस था जिसके अंदर इसका टैबू पॉइज़न कोर था, वो हल्का-सा ब्लर दिखाई देता है। मतलब दिखाई नहीं देता लेकिन ये तो समझ में आता है कि उसके अंदर कुछ है इसके तीसरे हेवनली पैलेस में। 2 चीज़ नहीं दिखाई देते, एक इसका परछाई और वो वॉयलेट क्रिस्टल। गोल्डन क्रो वगैरह को भी देख लेता है। थोड़ा इसे लगता है यार मतलब इतनी चीज़ें मेरे दिखाई देती हैं। अब ज़ू क्या करता है ना अपनी परछाई से घोस्ट टेम्पलर माउंटेन को भी कवर कर लेता है और फिर देखता है मिरर से तो वो चीज़ भी नहीं दिखाई देती है। इवन परछाई से टैबू पॉइज़न कोर और वॉयलेट मून को भी कवर कर देता है। अब इसे समझ में आता है अच्छा ऐसी चीज़ें हैं, मतलब टैबू ट्रेजर ये चीज़ें कर सकता है, मतलब मास्टर सही थी। अब ये था कि सी सीलिंग काउंटी वाला जहाँ ये 4 है वहाँ का टैबू ट्रेजर क्या कर सकता है। क्योंकि अगर देखो आप समझ जाओगे तभी तो आपके अंदर डिसेप्शन है, आपको धोखा देना है अगर उस वाले भी टैबू ट्रेजर को, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि टैबू ट्रेजर कैसे काम करता है। इस दौरान ज़ू इस चीज़ पर प्रैक्टिस करते रहता और 1 महीने गुजर चुके थे। कई बार अपने को देखता तो ज़ू को ये समझ में आ रहा था कि इवन वहाँ का भी जो डिवाइन ट्रेजर होगा ना, अगर ये चीज़ें अपने शैडो से कवर कर ले तो उनके लिए भी मुश्किल होगा देखना। और इसे ये भी समझ में आ जाता है कि टैबू ट्रेजर जब आपको स्कैन करता है तो आप को कुछ तो फ़ील होता है ना, तो ज़ू को भी ये भी समझ में आ चुका था। अगर कोई भी इसे दूर से स्कैन करेगा दूसरे अपने डिवाइन ट्रेजर से, टैबू ट्रेजर से, तो इसे पता चल जाएगा। एक बार क्या होता है ना कि डीप समुद्री के अंदर क्षेत्र की तरफ देख लेता है। उसके अंदर एक सिटी इसे पूरा दिखाई देता है क्रूज़, एक 6 पैरों वाला जायंट को भी एक बार ये देख लेता है। उसके अंदर मानो गॉडलीनेस की औरत है और उसके बाद वो सी लिज़र्ड पैट्रियार्च को भी देखता है। वो जो आपको याद होगा कि पूरा उनके ऊपर ही एक आइलैंड बना हुआ था। और इवन एक रात तो ये बहुत सारे साउथ फिनिक्स के आसपास ना सोल्स वगैरह को भी देखता है और एक इंसान को देखता है जो कि ऐसा कोड़े मार रहा था इन सोल को आगे बढ़ने के लिए। और जब उस तरफ देखता है ना उसका दिमाग हिल जाता है, मानो उसका माइंड बॉडी सोल सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ज़ू तुरंत अपना कनेक्शन काट देता है ब्रॉन्ज मिरर के साथ, लेकिन इस दौरान खून की उल्टी करता है। तो उसके बाद इसे 1 सप्ताह आराम करना पड़ता है। और उसके बाद एक बीच में एक बार देख रहा था तो इसे एक फॉगी आइलैंड पर ना एक टेम्पल दिखता है। ये वो वाला टेम्पल नहीं था, वो डाओइस्ट टेम्पल वाला, किसी गॉड से रिलेटेड था। और ज़ू की आंखें दर्द करने लगती है तो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है कि भाई दुनिया में अलग-अलग प्रकार के रहस्य हैं। अगर आप सावधान नहीं रहोगे इस टैबू ट्रेजर के कस्टोडियन बनते हो, मतलब इसके थ्रू अगर आप आसपास के एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं कुछ इधर-उधर देख लियो तो भाई आपकी जान भी जा सकती है। तो उसके बाद ज़ू इधर-उधर ज़्यादा नहीं दिखता, आस-पास की चीज़ों को देखता था। और अब धीरे-धीरे समय हो रहा सी सीलिंग काउंटी जाने का। 15-20 दिन पहले की बात है, जाने से पहले की, तो कुछ नॉर्मल चीज़ें देख रहा था। फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी के बॉर्डर एरिया में, वहाँ पर इसे ज़ाओ ज़ोंगहेंग और टिंग ज़ाओहाई दिखाई देते, बहुत टॉप स्पीड के साथ अपने धर्मास्केप पर जा रहे थे। कुछ औरत थी ना ब्लैकिश औरत जो कि इन्हें बांधने को दिख रही थी बालों के समान। धर्माशिप ये भगाए जा रहे थे, खतरनाक मतलब मुसीबत में थे इस समय।
और देखो जब ज़ू इधर आ रहा था, इसे पता चला था ना कि बहुत सारे लोग वो फॉरबिडन बाई ज़ॉम्बी वाले एरिया में गायब हो गए हैं, इट्स इट कोलिशन के, जो कि ऐसे ही कोई नॉर्मल मिशन पे गए थे। तो अभी से समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है। ज़ू पहला काम क्या करता है ना, टैबू ट्रेजर से सेट को नोटिफ़ाई कर देता है कि ज़ोंग-हेंग और डिंग ज़ायोहाई मुसीबत में है। अब इस दौरान जब ये एकदम मुसीबत में थे, ज़ोंग-हेंग और डिंग ज़ायोहाई, तो डिंग ज़ायोहाई क्या करता है, एक पाम अटैक मार देता है ज़ोंग-हेंग को। दोनों फाउंडेशन लेवल पे थे और डिंग ज़ायोहाई जो था ना, वो 2 फ्लेम लेवल पर था। ज़ोंग-हेंग जो था उसके अभी कुछ और धर्मापर्चर खुलने बाकी थे 2 फ्लेम लेवल पर जाने के लिए। अब भाई वो अटैक लग जाता तो बंदा खून की उल्टी करने लगता है। तो ये जो था ना फँस जाता है फिर। ज़ोंग-हेंग गुस्से में चिल्लाता है डिंग ज़ायोहाई। ज़ायोहाई इस दौरान मौके का फ़ायदा उठा करके भागने लगता है। अब ज़ोंग-हेंग की नाव फँस चुकी थी थर्मास के। वो लाइफ सेविंग आइटम निकालता है जो उसके ग्रैंडफ़ादर ने दिया था। लेकिन वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाता, ये एरिया ऐसा था। तो देखो ज़ायोहाई को तो टाइम मिल जाता क्योंकि जो भी ग्रोही शौरा थी वहाँ पर, वो पूरी तरह से ज़ोंग-हेंग पर फ़ोकस हो जाती है। ज़ोंग-हेंग चीखें मारते रहता है और वो बंदा इग्नोर मार के निकल जाता है। उसने ये पहले भी किया था डिंग ज़ायोहाई ने, अगर आपको याद हो तो। अब ज़ायोहाई भागते-भागते कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग भाई मेरे पर बॉसी एटीट्यूड दिखाएँगे। ठीक है तुम्हारे ग्रैंडपा होंगे अच्छे लेकिन तुम काम के नहीं हो। तुम्हारा मरना तो बनता था। मेरा ज़िंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिंग ज़ायोहाई के लिए बुरी बात ये थी कि ज़्यादा बहुत चीज़ें ये नहीं जानता था। इसे ये भी नहीं पता था कि 7 ब्लड आइज़ का टैबू ट्रेज़र क्या-क्या कर सकता है। और इसको ये भी नहीं पता था कि ज़ू किंग इस समय उस टैबू ट्रेज़र को यूज़ करके इनको ही देख रहा था। हाँ, ज़ू का ये भी था कि अगर वो भी डिंग ज़ायोहाई की जगह होता तो शायद यही करता अपनी जान बचाने के लिए। और ज़ोंग-हेंग की जगह होता तो ज़ोंग-हेंग जैसे रिएक्ट कर रहा है, ये भी वैसे रिएक्ट करता। अब दोनों में कंपैरिज़न की बात है तो ज़ायोहाई को ये ज़्यादा पसंद नहीं करता था। ज़ोंग-हेंग के चेहरे पर एक उदासी देख सकता था। ये क्या करता है ज़ू किंग कि जो स्पिरिट ऑटोमेशन था ना टैबू ट्रेज़र का, उससे बात करता है। मेरे लिए एक छाया बनाओ, मेरी बॉडी बनाओ वहाँ पर। जैसे डिवाइन विल को ये मैसेज मिलता है, ब्रॉन्ज़ मिरर के दूसरी तरफ देख रहा था, वहाँ पर एक ऑरा चमकती है। ज़ोंग-हेंग के बाजू में एक बंदा प्रकट होता है, हो जाता है ज़ू किंग के जैसा। ये देख कर के वो हैरान हो जाता है कि फिर बोलता है ज़ू किंग मेरी मदद कर दो। ज़ोंग-हेंग को ना 100 हाथी मानो पकड़ चुके थे और काला बाल उसको लपेटते जा रहा था। पानी में वो खींचते जा रहा था, आधा तो डुबा भी चुका था। और ज़ू किंग का ये देखो क्लोन था, ट्रू फॉर्म नहीं था लेकिन ऑरा फिर भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। ज़ू किंग का यहाँ पर जो था ना, देखो शैडो नहीं था, कोस्टेम्पलर माउंटेन नहीं था, टैबू पॉइज़न कोर भी नहीं था, वॉयलेट मून भी नहीं था और उसके बैक के सामान भी नहीं थे। लेकिन 3 हेवनली पैलेसेस तो थे उसके। नॉर्मल जो 3 कोर कल्टीवेटर होते हैं, उनके बराबर ही था। ज़ू को समझ में आता अच्छा तो मेरा जो क्लोन बनता है वो परफेक्ट कॉपी नहीं बन सकता है। राइट हैंड को आगे बढ़ाता है, ज़ोंग-हेंग को बचाने लगता है। जो आस-पास की चीज़ें उसको लपेटी हुई थी, उन्हें तुरंत काट देता है। ज़ोंग-हेंग अब फ्री हो चुका था और जो बाल लपेट रहा था इसके थर्मस के, वो उसको भी काट देता है। ज़ोंग-हेंग को लगता है चलो मैं सर्वाइव तो कर गया। उसे पता था कि ज़ू किंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना ये नहीं पता था। और ज़ू किंग उसे बचाने आया, उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलता है ज़ू किंग बोलता है निकलो यहाँ से, मुझे बाकी डिसाइपल्स को भी देखना है। ज़ोंग-हेंग हाँ में सर हिलाता है, उसके अंदर एक अच्छी भावना आ रही थी ज़ू के लिए और निकल जाता है वो। निकलते समय ना ज़ू अपनी ऑरा यूज़ करता है तो एकदम थर्मस को पावर दे देता है अचानक से, तो बहुत तेज़ी से यहाँ से निकल जाता है उस बंदे का थर्मस। अब ज़ू इस दौरान एक डायरेक्शन में देखता है, वहाँ पर एक फ्लक्चुएशन फ़ील करता है और ऑरा जो थी टावर रेजोनेंस की फ़ील हो रही थी, मतलब कोई वॉइड रिटर्निंग का कल्टीवेटर है क्या वहाँ पर। फिर भी ये सावधान रहता है, शांत रहता है और वैसे भी इसको क्या दिक्कत है भाई, इसको वैसे भी प्रोजेक्टेड क्लोन है बस। एक आवाज़ आती है कि सब मर गए, सब मर गए, सबको खा गए। आवाज़ में ना एक मैडनेस था। धुंध के बीच में एक बंदा दिखाई देता जो कि हँस रहा था। वो इंसान नहीं था। आधी बॉडी उसकी मिसिंग थी लेकिन बहुत सारे स्केल्स दिख रहे थे बॉडी पर और खतरनाक लेवल का करप्शन हो रहा फील किया जा सकता था और काफ़ी इंजर्ड था लेकिन फिर भी भाई। और ज़ू बस उसके प्रेशर को फ़ील करके हैरान था, जिसकी वज़ह से ज़ू का क्लोन जो था ना उसके प्रेशर से कोलैप्स होने वाला था और वो समझ जाता है ये तो क्लोन है, सब मर चुके, सब मर चुके। ज़ू फिर भी शांत रहता है, इसका क्लोन एकदम हिल-सा जाता है। इसको मालूम था इसके क्लोन को डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। वो इस नॉन ह्यूमन के करप्शन को देख रहा था और वो नॉन ह्यूमन ज़ू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुमने देखा? ज़ू नाम में समझाता है। फिर वो बोलता मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि जब तुम जान जाओगे तब तो तुम बताओगे ना कि वो जाग चुका है और जो एम्परर है फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी का, वो मर चुका है। ज़ू हैरान था। अब ये क्या करता है ना, जब तक ज़ू कुछ बोल पाता, वो नॉन ह्यूमन अपनी खोपड़ी को ज़ू के चेहरे पे मारता है और उसके बाद ना ज़ू को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जैसे वो देखता है फॉरबिडन बाय जो ज़ॉम्बी का सेंट्रल रीजन था ना, एकदम केंद्र बिंदु, वहाँ पर समुद्र का एक वो बोल सकते हो किनारा दिखाई देता है जो कि नॉर्मली दिखाई नहीं देना चाहिए। वहाँ पर एक इसे दरवाज़ा भी दिखाई देता है जो कि ब्रॉन्ज डोर था बेसिकली, कांस्य का जिसे आप बोल सकते हो। वो कब से है दरवाजा पता नहीं, लेकिन इतना था कि बहुत प्राचीन था और उस दरवाजे के सामने भी एक बंदा ऐसा झुका हुआ था कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से मिल के बना था और उस जायंट के ऊपर में ना एक वॉयलेट बोन का क्राउन दिखता है
और फिर वो दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक हाथ निकलता है, जो कि गोल्डन था और हाथ में जो बोन्स भी थे ना, वो भी गोल्डन थे, ब्लड भी थी और जायंट उस गोल्डन हैंड को देख रहा था और वो हाथ ना सीधा भाई आर-पार निकल जाता है उस ज़ॉम्बी के, जो बड़ा-सा ज़ॉम्बी बन गया था ना, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से मिल करके और ऑरा गॉडलिनेस की थी और अंदर से ना चबाने की आवाज़ आती है। बेसिकली वो पूरे जायंट को एक तरह से अंदर खींच के अपने आप से निकल जाता है और उसकी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इतना ही ज़ू को दिखाई देता है। ज़ू हैरान हो जाता है और ज़ू का जो क्लोन था, वो फिर ऐसे छोटे-छोटे लाइट्स में बदल करके यहाँ से धुंध में गायब हो जाता है। ये जो नॉन ह्यूमन था बेसिकली, जो इंसान नहीं था, वो हँसते रहता है और उसके बाद यहाँ पर धीरे-धीरे सन्नाटा सा छा जाता है। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट एकेए मुसाफिर विदा लेता हूँ।